नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। शिवांगी नर्सिंग एकेडमी सिलेक्शन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं शिवराज सिंह राठौर, डायरेक्टर शिवांगी नर्सिंग एकेडमी, नर्सिंग सुपरडेंट एम्स, नर्सिंग ऑफिसर एम्स जोधपुर, नर्सिंग सुपरडेंट आरआरबी अजमेर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत हॉट टॉपिक जो जहां से कंटिन्यू क्वेश्चन बनते हैं लाइक प्लम्बिज्म, स्नेक बाइट, एंटीविनोम, यूनिवर्सल एंटीडोट, कोरोसिव पॉइजनिंग, ब्रुसेलोसिस, यूरिथ्मिया ब्रीथ टेस्ट और पटाउ सिंड्रोम के बारे में डिस्कस करेंगे। कंफर्म यहां से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो आपको आते हुए भी गलत हो जाते हैं, तो अपन आज इसको पूरा थ्योरी के साथ एमसीक्यू के साथ डिस्कस करेंगे। चलेगा, बिना समय खराब किए आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लू लाइन दैट अपीयर ऑन द गम इन केस ऑफ क्रोनिक लीड पॉइजनिंग? कोई पेशेंट है, उसको क्रोनिक लीड पॉइजनिंग है बेटा, तो उसके गम पे आपकी एक स्पेशल लाइन देखने को मिलती है। उस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा? जो येलो कलर की लाइन है बेटा, ब्लू येलो कलर की लाइन होती है बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन? मोस्टली ब्लू कलर की होती है, ब्लू येलो कलर की लाइन वो क्या कहलाती है बेटा? बर्टन्स लाइन, लीड लाइन, प्लम्बिज्म लाइन एंड टॉक्सिसिटी लाइन। यस, चलेगा, अपन जान लेते हैं लीड पॉइजनिंग क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। लीड पॉइजनिंग, इसी को अपन क्या बोलते हैं? प्लम्बिज्म, या इसी को अपन बोलते हैं बेटा सेचुरिज्म। क्या बोलते हैं? या इसी को अपन बोलते हैं पेंटरकोलिक। पेंटर जो होते हैं ना आपके कलर करने वाले, पेंटरकोलिक बोलते हैं, सैचुरिज्म बोलते हैं इसको, या इसी को प्लम्बिज्म, या इसी को लीड पॉइजनिंग बोलते हैं। क्लियर है? देखिएगा, लीड जो है आपको पता ही है, जिसको अपन मरकरी बोलते हैं, जिसको अपन हेलोजन बोलते हैं, यही है हमारे पास में। हेलोजन बोलो, मरकरी बोलो, लीड बोलो, ये एक बेटा लिक्विड मेटल है, लिक्विड हैवी मेटल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपके बॉडी के अंदर तो कुछ हद तक होता है, लेकिन आपके काफी काम आता है, लाइक थर्मोमीटर में, लाइक बीपी इंस्ट्रूमेंट में। बीपी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो पुराने वाले, आजकल तो डिजिटल आ गए, थर्मोमीटर हो गया, बीपी इंस्ट्रूमेंट हो गया। इसके अलावा आपका और कहां पे? आपका जो कलर पेंट है, कौन सा पेंट? घरों में जो आप कलर पेंट करते हो आप आरिबास में, नोरोलिन वगैरह, ये एशियन पेंट, तो उसके अंदर मिला आता है। थर्मोमीटर के अंदर, आपका बीपी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, और कलर पेंट के अंदर अपन इसका यूज किया कर लेते हैं बेटा अपन। किसका? वेरी इंपॉर्टेंट, आपका किसका बच्चों? आपका लीड का। क्लियर बच्चों? नॉर्मल ब्लड सीरम लीड लेवल, नॉर्मल सीरम जो लीड लेवल है बेटा, लीड को अपन बोलते हैं पीबी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पीबी से। तो जो नॉर्मल सीरम लीड लेवल है, वो लीड लेवल होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका लेस देन 40 माइक्रोग्राम पर डीएल, यानी ब्लड में आपका 40 माइक्रोग्राम से कम होना चाहिए। क्या चीज? वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इसकी टॉक्सिसिटी कब होती है लीड की, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लम्बिज्म। जब इसका सीरम लीड लेवल ग्रेटर देन 70 माइक्रोग्राम पर डीएल हो जाए, ब्लड में इसका लेवल 70 माइक्रोग्राम पर डीएल से ज्यादा हो जाता है, तो क्या कहलाती है? लीड पॉइजनिंग कहलाती है। लीड पॉइजनिंग किन लोगों को ज्यादा होती है, ये भी आप ध्यान रखना बेटा। आरिबास में कोजेस क्या हो सकते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंजप्शन ऑफ लीड प्रिजर्वेटिव फूड, यानी ज्यादातर जो प्रिजर्वेटिव फूड आते हैं लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, जैसे कोका कोला, मैगी में बीच में आया था ना कि लीड के कण पाए गए, तो लीड ईट, जो जिन खानों को लंबे समय तक स्टोर रखा जाता है, उन खानों में आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, उन खानों को ज्यादा खाना, यानी आपका प्रिजर्व फूड ज्यादा खाने से हो सकता है लीड की पॉइजनिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसके अलावा एक्सीडेंटल आपका पॉइजन हो सकती है, गलती से खा जाए कोई, बच्चे ऐसे निकल जाते हैं कई बार। अरे बात बच्चों, इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्ड हाउस बेबी। कौन से बेबी? ओल्ड हाउस बेबी। हर बात में विद पीका डिसऑर्डर, पाइका डिसऑर्डर नाम सुना आपको? जो बच्चे मिट्टी खाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ओल्ड हाउस बेबी, यानी जिनके घर पुराने हैं, यानी कोई पुराने घर में रहते हैं बच्चे, पुराने घर के बच्चे, जैसे गांव में या शहरों में जो पुराने घर है, तो आपने देखा होगा, आप अपन कह रहे हैं कि जो लेड युक्त अपन एशियन पेंट या जो पेंट है वो लगाते हैं अपन, तो जो आपकी घरों को, जो दीवारों को पुताई करते हैं अपन, उनमें क्या होता है? लीड का मिक्सर होता है। अब ओल्ड हाउस है तो वो आपका कलर की पपड़ी उतरेगी, बच्चा उसको खाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो सकती है? लीड पॉइजनिंग हो सकती है। तो पाका डिसऑर्डर है बेटा। क्लियर बच्चों? तो लीड पॉइजनिंग हो सकती है। क्लियर बच्चों? साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे बीमारी के अंदर? वही आपका नोजिया और वोमिटिंग होगे, आपका बेटा हेडेक होगा, ऐसे सिम्टम आएंगे, एब्डोमिनल पेन वगैरह, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, डिस्निया वगैरह होंगे। नॉर्मल सिम्टम तो यही आ सकते हैं। ज्यादा अगर डोज हुआ तो सीजर हो सकता है और मरीज कोमा में जा सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे जनरल सिम्टम आएंगे। क्लियर बच्चों?
कुछ स्पेशल सिम्टम यहाँ पे देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो एक क्वेश्चन ध्यान रखना, ओल्ड हाउस बेबी को किसके चांस है, लीड पॉइजनिंग के, प्लम्बिज्म के। नेक्स्ट स्पेशल साइन सिम्टम देखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, हियर सीन होवेल जोली बॉडी, होवेल जोली बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, होवेल जोली बॉडी देखने को मिलेगा आपको। होवेल जोली बॉडी क्या होता है, होवेल जोली बॉडी कुछ भी नहीं है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस फ्रेगमेंट इन आरबीसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बता जो लेड है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है बेटा आरबीसी को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। लेड जो वो किसको अफेक्ट करेगी, सीएनएस को एंड आरबीसी को, दोनों को अफेक्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आरबीसी को अफेक्ट करती है। तो जो आपकी लेड है वो पॉइजनिंग होगी। आरबीसी में क्या होगा, अपने को पता है कि नॉन नॉर्मल आरबीसी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड, कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इस तरह से बाइकॉनिकल डिस्क शेप होती है आरबीसी, न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन यहां पे क्या होगा, ये जो आरबीसी उसमें न्यूक्लियस के टुकड़े देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियस के फ्रेगमेंट देखने को मिलेंगे आपको, टुकड़े आरबीसी में न्यूक्लियस के टुकड़े देखने को मिलेंगे मैच्योर आरबीसी में, जबकि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। तो यहां पे क्या कहलाता है, होवेल जोली बॉडी। इसके अलावा और क्या देखने को मिलेगा, पंक्चुएट बेसोफिल। पंक्चुएट बेसोफिल का नाम से समझ आएगा, क्लियर है। लीड पॉइजनिंग होगी तो बेसोफिल क्या है, डब्ल्यूबीसी है। ये डब्ल्यूबीसी किसके अंदर बेटा, आपका रेड आरबीसी के साइटोप्लाज्म में देखो, ये आरबीसी है, उस आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, जैसे ये आरबीसी आपकी बाइकॉनकेव डिस्क शेप, इस आरबीसी के साइटोप्लाज्म में क्या किसके टुकड़े मिलेंगे, बेसोफिल के, इसको बोलते हैं पंक्चुएट बेसोफिल। इसके अलावा एक और देखने को मिलती है कोबेट रिंग, कोबेट टाइप की रिंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा टीथ में बर्टोलिन लाइन देखने को मिलेगी। कौन सी लाइन, बर्टोलिन लाइन। जो गम है यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर की लाइन होगी, दैट इज द बर्टोलिन लाइन कहलाती है, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर बच्चों। तो बर्टोलिन लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पंक्चुएट बेसोफिल होगी, होवेल जोली बॉडी होगी, कोबेट रिंग होगी, बर्टोलिन लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर अपन यहाँ इसके मैनेजमेंट की बात करें, किसकी, प्लम्बिज्म की, तो आसान भाषा में अगर बात करें बेटा, तो अवॉइड बेटा प्रिजर्वेटिव फूड को अवॉइड करें आरबीसी में, और पिका डिसऑर्डर को ट्रीट करें। पिका डिसऑर्डर को जैसे ट्रीट करने के लिए एसएसआरआई ड्रग वगैरह, कैल्शियम एंड आयरन की गोलियां देते हैं अपन पिका डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए आरबीसी में, यानी मिट्टी खाने से आपको मोटिवेशनल थेरेपी देनी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी वगैरह। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि प्लम्बिज्म है किसी मरीज को, और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो प्लम्बिज्म में ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा बताइए, वेरी इंपोर्टेंट, दैट इज डाइमरकैप्रोल। अगर लीड पॉइजनिंग है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगा, डाइमरकैप्रोल। क्या रहेगा बच्चों, डाइमरकैप्रोल। एंड डाइमरकैप्रोल को अपन ब्रिटिश एंटी लिवाइन भी बोलते हैं बेटा, ब्रिटिश एंटी लिवाइन, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बाल, क्या बोलते हैं, बाल। डाइमरकैप्रोल या इसी का दूसरा नाम क्या बच्चों, बाल बोलते हैं, ब्रिटिश एंटी लिवाइन। दिस इज द एंटीडोट ऑफ चॉइस इन केस ऑफ, किस केस में, प्लम्बिज्म के अंदर बेटा, क्लियर है। और अगर किसी को पीनट से एलर्जी है, किससे, पीनट से एलर्जी है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटर है, इस बात को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि लेड पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है, डाइमरकैप्रोल आरबीसी में, और डाइमरकैप्रोल का दूसरा नाम ब्रिटिश एंटी लिवाइन बाल है आरबीसी में, और किसी को पीनट से एलर्जी, तो ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, याद रहेगा आपको। दूसरे नंबर पे आइए बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सक्सीमर करके आता है एंटीडोट के रूप में, वो अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई डाउट है। इसके अलावा और बताइए क्या यूज कर सकते हैं अपन, एडीटीए पूरा नाम बताओ, यस एडीटीए यूज कर सकते हैं अपन यहाँ पे, क्लियर बच्चों। इसके अलावा डी पेनिसिलिन आती है, वो भी अपन यूज कर सकते हैं, डी पेनिसिलिन, सक्सीमर हो गया, एडीटीए हो गया, डी पेनिसिलिन, ये सब यूज कर सकते हैं। पर मेन एंटीडोट ऑफ चॉइस क्या है, डाइमरकैप्रोल, जिसको अपन बाल बोलते हैं, ब्रिटिश एंटी लिवाइन, पीनट एलर्जी में कॉन्ट्रा इंडिकेटर। तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि अगर पेशेंट को क्या है, ब्लू लाइन दिखाई दे रही है लेड पॉइजनिंग में, प्लम्बिज्म, तो दैट इज द बर्टोन्स लाइन, बर्टोलिन लाइन या बर्टोन्स लाइन बोलते हैं इनको, क्लियर है। ब्लू ब्लू कलर की लोअर गम पे देखने को मिलेगी। सो राइट आंसर गोज टू ए बच्चों। देखिएगा, बात करें हैवी मेटल या लीड पॉइजनिंग, देखिएगा 3 तरह की टॉक्सिसिटी है। माइल्ड 40 से 60 है तो माइक्रोग्राम पर 100 ml है तो माइल्जिया होगा आपका, पार स्ट्रेंथ, फटीग, इरिटेबिलिटी और एब्डोमेन डिस्ट्रेस होंगे। मॉडरेट 7 से 100 के माइक्रोग्राम बताया, वैसे 70 से ऊपर टॉक्सिसिटी होती है तो अर्थाल्जिया होगा, एनोरेक्सिया होगा, मेटालिक टेस्ट आएंगे, कॉन्स्टिपेशन, वेट लॉस और हाइपरटेंशन होगा। सीवियर टॉक्सिसिटी में जहां पे 100 माइक्रोग्राम से ज्यादा होगा पर 100 ml तो लीड की पाल्सी, रिस्ट ड्रॉप होंगी, लीड एन्सेफलोपैथी होगी, लीड कोलिक होगी और ब्लूस ब्लैक लीड लाइन ऑन द गम, दैट इज बर्टोन्स लाइन कहलाती है। कोई डाउट है बच्चों। इसके मैनेजमेंट में देखो क्या क्या दिखाएगा, पेनिसिलिन, डी पेनिसिलिन 30 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 3 दिन तक देते हैं डिवाइडेड डोज में आरबीसी में, फिर 1 वीक के बाद में डबल कर देंगे डोज को बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, फिर इसके अलावा
ईडीटी अपन यूज कर सकते हैं 50 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। इसके अलावा चेलेसन थेरेपी देंगे और डिसकंटिन्यू करेंगे बाल वेन आपका बेटा ब्लड लीव लेवल फॉल्स होगा बिलो 40 माइक्रोग्राम, और ईडीटी चालू करेंगे। इसके अलावा अपन और क्या यूज कर सकते हैं, पेनिसिलेमाइन, जिसको बाल, इसके अलावा बाल, ये रहा ब्रिटिश एंटी लेवल 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पेनिसिलेमाइन। पीनट एलर्जी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ईडीटी 50 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे। क्लियर है। डी पेनिसिलेमाइन 30 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देंगे, आरएमएस में पर डे के हिसाब से। तो ये आपका मैनेजमेंट हो गया किसका, लेड पॉइजनिंग का। और ये रही आपकी बटोन्स लाइन। कौन सी लाइन, बटोन्स लाइन, लेड पॉइजनिंग। कोई डाउट बच्चों? इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द अर्ली सिम्टम ऑफ लीड पॉइजनिंग, दैट इज द फेशियल पेलर। फेशियल पेलर इज द अर्ली साइन सिम्टम। बाकी रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन, बटोनियंस लाइन, ब्लू गम्स, आपके एनीमिया विद बेसिफिलिक स्टिपलिंग, गाउट देखने को मिलेगा, सैचुरेटिंग गाउट वगैरह। और ये देख रहिएगा आपके दांत के नीचे यहाँ पे ब्लू ब्लू कलर की लाइन गम्स में, दैट इज द बटोनियंस लाइन या बटोन्स लाइन। आर यू गेटिंग मी? दिस इज सीन इन द लेड पॉइजनिंग बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर बच्चों। ये रहा डाइमर कैप्रोल वगैरह कितना कितना देना, सारा का सारा। ये रहा आपका बेटा होवेल जोली बॉडी। ये जो देख रहे हो आरबीसी, आरबीसी के अंदर देखो ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, जबकि नॉर्मल आरबीसी कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड। अगर आरबीसी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो उन्हें इस तरह के आरबीसी क्या कहलाती है, होवेल जोली बॉडी। को डाउट है, जोली रेडी वाली बॉडी। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दिमाग से जवाब दीजिएगा। यस, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे बच्चों सभी। चलिएगा, व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ प्लम्बिज्म? डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक या ऑल ऑफ अबव? तो सब होंगे बेटा, डायरिया, एब्डोमिनल पेन और हेडेक सब होंगे ऑल ऑफ अबव। सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ प्लम्बिज्म? मर्करी एक्सपोजर, लीड एक्सपोजर, आर्सेनिक एक्सपोजर या कैडमियम? अरे बात, मर्करी लीड है, पर मेनली क्या लीड, मर्करी लीड है ना। हालांकि दोनों सेम है, लेकिन प्रायोरिटी लीड को देना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट आपका स्नेक बाइट। क्या चीज, स्नेक बाइट। इससे कई बार एम्स में क्वेश्चन आए, ईएसआईसी में क्वेश्चन आए, अलग अलग आरआरबी में क्वेश्चन आए, सीएचओ में क्वेश्चन आए, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अपन यहाँ सिस्टमेटिक बात करते हैं स्नेक बाइट के बारे में। किसके बारे में, स्नेक बाइट में। स्नेक बाइट क्या चीज, स्नेक बाइट के बारे में बात करते हैं बेटा। स्नेक बाइट जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका सरदर्द जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। स्नेक बाइट कॉमन प्रॉब्लम है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 5 मिलियन लोग, यानी 50 लाख लोग हर ईयर डेथ हो जाते हैं। किससे बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली और स्नेक बाइट में। और स्पेशली जो अमेरिका और डेवलप कंट्री जहाँ जंगल अच्छे हैं, वहां पे स्नेक बाइट, या जहाँ भारत में भी खेती करने वाले लोग जो किसान है, वो आपके खेतों वगैरह में रहते हो, तो नाइट या सुबह शाम जब आप खेतों से निकलते हो, तो वहां किसकी रिस्क रहती है, आपका स्नेक बाइट की। तो क्या ट्रीटमेंट है, क्या करे क्या नहीं करे, ये अपन दोनों जानेंगे बच्चों। आर यू गेटिंग मी? चलिएगा, यस बच्चों। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिकमेंडेड डोज ऑफ पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम फॉर एन एडल्ट? बताइए, अगर किसी को स्नेक बाइट है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, एंटी विनोम, एंटी स्नेक विनोम। स्नेक के लिए कौन सा विनोम, एंटी स्नेक विनोम। तो क्या एक डोज रहेगी एडल्ट के लिए, बताइए। 10 से 20 ml, 20 से 30 ml, 30 से 50 या 50 से 100? जल्दी कमेंट करें। यस, एंटी स्नेक विनोम की। नया क्वेश्चन आप सभी के लिए, कमेंट करें, आराम से देख के कमेंट करें बच्चों। एंटी स्नेक विनोम, नॉर्मल एंड एडल्ट। राइट आंसर जाएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 30 to 50 ml। कितना ml, 30 to 50 ml। अब कैसे देते हैं, क्या देते हैं, अब मैं सारा समझाता हूं, समझे बेटा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन तो आता है, दो तरह की स्नेक बाइट होती है, एक विनोमिनस यानी जहर वाला, और एक कौन सा होता है, नॉन विनोमिनस यानी बिना जहर वाला। विनोमिनस मतलब जो जहरीला सांप काटे आपको, और जहरीला सांप से केवल 20% केस आते हैं, 80% कौन से होते हैं, नॉन विनोमिनस। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है आपका, नॉर्मली भी देखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे भी जरूरी है, और दैनिक लाइफ में भी बहुत जरूरी है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपके लिए, क्योंकि ऐसे केस बहुत देखने को मिलेंगे। कई बार पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, फैमिली में भी ये घटनाएं हो जाती है, कॉमन प्रॉब्लम है स्नेक बाइट इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ही। तो जो दो तरह के स्नेक है, एक विनोमिनस और एक कौन सा, नॉन विनोमिनस। 80% नॉन विनोमिनस होते हैं। विनोमिनस आपका जो स्नेक बाइट है उसको कैसे पता लगाओगे आप, तो विनोमिनस स्नेक बाइट में आप जब भी देखोगे बेटा, आपके फ्लैंग, ये जो दांत होते हैं, उनके जो दांत होते हैं आपके स्नेक के, उसके फ्लैंग बोलते हैं, उन फ्लैंग के दो निशान होते हैं, जिसको अपन को बोलते हैं एकाइमोसिस। क्या होगा, एकाइमोसिस। इस तरह से दो निशान हो, यानी दो जगह डंस मारा हो, इस तरह से दो निशान हो, किसके, घाव के, दो एकाइमोसिस हो,
तो ये समझ लेना ये जहरीला सांप। कौन सा सांप है? क्योंकि जहरीला सांप के 2 ही दांत होते हैं और 2 ही फ्लैंग होते हैं, जबकि जो जहरीले सांप नहीं होते हैं नॉन विनोमिनस, उनके बहुत सारे दांत होते हैं, मल्टीपल टीथ होते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो पूरे दांत एक साथ चुभो नहीं सकते और ना शार्प होते हैं, तो वो क्या करेंगे, केवल स्कार बनाएंगे। तो इस तरह का अगर है तो वो कौन सा है? नॉन विनोमिनस है। कौन सा है? और केवल यहां पे क्या स्कार है, यानी अपन कह सकते हैं कि केवल सांप ने, अगर जहरीला सांप है तो अंदर फ्लैंग डालेगा, फ्लैंग जो जिससे वो जहर छोड़ता है, फ्लैंग डालेगा और अंदर जहर छोड़ देगा। तो 2 निशान, 2 पॉइंट पे आपको एकामोसिस देखने को मिलेगा, 2 पॉइंट पे। क्लियर है? फ्लैंग के 2 निशान होंगे, विनोमिनस 20% केस में ऐसा होता है बेटा। क्लियर है? इसके अलावा नॉन विनोमिनस में क्या है, स्कार जो बनेगा उसके अंदर जैसे झपट्टा मारते हैं ना, खुरेज देते हैं अपन, झपट्टा मारते हैं, वैसा साइन होगा, यहाँ पे फ्लैंग साइन नहीं होगा, अरे मतलब एकामोसिस नहीं होगा, ओनली आपका स्कार जैसा साइन हो देखने को मिलेगा, दैट इज द नॉन विनोमिनस साइन, और 80% नॉन विनोमिनस होते हैं। क्लियर बच्चों? ये देखिएगा एक केस है जो आपका स्नेक बाइट के बाद उसको क्या हो गया, एक्समिटीज का नेक्रोसिस होगा, बहुत जहरीला होता है, टॉक्सिक होता है, देखो पूरा पैर सड़ गया उसका, हरी बात समझो, एम्पुटेशन की जरूरत पड़ती है। ये देखिएगा आपका अगर चिन्ह देखे, मोस्टली पैरों पे काटते हैं साहब, नंगे पैर घूमते हैं, तो यहां देखिएगा ये रहा 2 फ्लैंग साइन, एकाइमोसिस। देखो 2 जगह पर हल्का सा माइल्ड ब्लीडिंग है, हरी बात समझ, 2 जगह क्या है, अरे क्या है, 2 निशान है आपके पैरों में। आर यू गेटिंग मी? ये जहरीला सांप का विनोमिनस साइकोप्टा। क्लियर है? कॉमन विनोमिनस स्नेक कौन से हैं पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में? तो जो सामान्य तरह से, एक क्वेश्चन तो बेटा नाजा नाजा, जूलॉजिकल नाम क्या, नाजा नाजा किसका? कोबरा का। और इंडियन कोबरा बहुत फेमस है, इंडियन कोबरा का बेटा, प्राइमरीली न्यूरोटॉक्सिन है, ये न्यूरोटॉक्सिक होता है कोबरा, स्लाइटली स्वेलिंग बट नॉट मच पेन। दूसरा होता है बांगरू सलमेंस में कॉमन क्रेट्स, क्रेट्स जो आपके पथरीले सांप होते हैं ना, जिनमें आपके निशान होते हैं, अजीब सी पेंटिंग टाइप के निशान होते हैं, क्रेट्स कहलाते हैं, ये भी न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, को डाउट है। इसके अलावा रसल वाइपर, कौन से वाइपर? रसल वाइपर सांप जिम्मेदार है, और एक सात सिल्ड वाइपर, कौन से? सात सिल्ड वाइपर। तो 3-4 तरह की मेन कॉमन प्रजातियां जो आपको काटने का काम करती है, सर्पदंश का या स्नेक विनोम के लिए जिम्मेदार है। देखिएगा ये रहा कॉमन क्रेट्स, इसको अपन बांगूरस कैरुलिस बोलते हैं बच्चों। इसके अलावा ये रहा रसल वाइपर, जिसको अपन गरुड़ा सांप बोलते हैं, मिट्टी वाला सांप, ये मिट्टी में दुबा रहता है, बहुत छोटा रहता है और इतना जहरीला होता है, लोग कहते हैं कि खाने के बाद पानी भी नहीं मांगने देते आदिवासी में। इसके अलावा इंडियन कोबरा, नाजा नाजा, इंडियन कोबरा को क्या बोलते हैं? नाजा नाजा। और सास स्केल्ड वाइपर, ये रहा सास स्केल्ड वाइपर, इसको एसिस कैरनाटस बोलते हैं। तो ये 4 तरह की सांप की प्रजातियां हैं, जो है तो वैसे लगभग पूरी दुनिया में 160 तरह की, कितने तरह के? 160 तरह की सांप की प्रजातियां जो जहरीली है, लेकिन मोस्टली ये 4-5 काटते हैं। डिफरेंस क्या देखिएगा, 2 तरह के सांप, एक पॉइजनस और एक कौन सा? नॉन पॉइजनस, यानी जहरीले सांप। और देखिएगा यहां पे जहरीले सांपों में फैंग्स होंगे बेटा, और फैंग्स क्या होंगे? होलो लाइक हाइपोडर्मिक निडल्स होंगी, यानी लंबे इस तरह के क्या होंगे, निडल्स की तरह 2 दांत होंगे, उन्हें फ्लैंक्स बोलते हैं। टीथ 2 होंगे, 2 लंबे टीथ होंगे, और टेल थोड़ी उसकी कंप्रेस होगी, यानी उसकी पूंछ क्या होगी? दबी हुई होगी। जबकि नॉन पॉइजनस के आपका जो फैंग्स है वो छोटा होता है, सॉलिड होता है, अरे छोटे छोटे बहुत सारे दांत होते हैं, और उसकी जो पूंछ है वो ज्यादा दबी हुई नहीं होगी। इससे अपन अंतर लगा सकते हैं कि कौन सा जहरीला और कौन सा नहीं है। यानी जहरीले सांपों का आपको विशेष ध्यान रखना, उनके फैंग्स होते हैं 2 इस तरह से निकले हुए दांत, इसके अलावा उनके अंदर मुंह में 2 ही दांत होते हैं जिन्हें फैंग्स बोलते हैं अपन, और उनकी पूंछ थोड़ी पिचकी हुई होती है, जबकि यहाँ पे मल्टीपल दांत होंगे नॉन पॉइजनस में। तो आपको पहचानने की कोशिश करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब अपन थोड़ा सा यहाँ बात करते हैं बेटा स्नेक की। जो कोबरा है, किंग कोबरा, जो इंडियन किंग कोबरा है, वो बेटा फेटाल डोज 12 mg, उसके 12 mg जहर ही काफी आपको मारने के लिए, जबकि वो एक बाइट में कितना mg छोड़ता है? 60 mg। और एवरेज फिटल पीरियड स्टार्टिंग के 8 घंटे बहुत खतरनाक होते हैं इसमें, यानी 8 घंटे में डेथ होने के चांस ज्यादा है, इसलिए तुरंत इलाज ले, उसको आपको क्या नहीं करना पड़ा है? लंबा इलाज नहीं करना। इसके अलावा जो कॉमन क्रेट है उसका 6 mg जहर ही काफी है। तो सबसे जहरीला कॉमन क्रेट गरुड़ा सांप जिसको अपन बोलते हैं, जिसकी फूंक मारने से क्या हो जाती है? डेथ। और ये जो बताइए, ये जो सांप है उनमें जहर क्यों होता है? ये सांप क्या करते हैं, नॉर्मली इंसानों को तब काटते हैं जब उनको खतरा लगता है, वरना नॉर्मली अपने भोजन पकड़ने के लिए ये क्या करते हैं, जो कीड़े मकोड़े उन पे फूंक से, जहर से उनको बेहोश करते हैं और फिर उनको खाते हैं आदिवासी में। तो इनके अंदर जो जहर होता है वो भोजन मतलब शिकार करने के लिए होता है, लेकिन इंसानों से खतरा देख के इंसानों पे भी ये छोड़ सकते हैं। क्लियर बच्चों? कॉमन क्रेट सबसे जहरीला होता है, देखो 6 mg बहुत लिटिल डोज है, और एक बार प्रिक करता है तो कितना, एक बार काटने में कितना छोड़ता है बॉडी में आपके? 20 mg। तो कितना खतरनाक छोड़ता है? 18 घंटे तक आपका बहुत फिटल आवर है। रसल वाइपर 15 mg, कितना mg? 15 mg जहर करेला, और 63 mg एक बार में ये छोड़ता है, और 4 डे बहुत फेटल है।
और सा स्कल वाइपर 8 mg जहर काफी है मारने के लिए इंसान को। एक बार ये बाइट करता है तो 13 से 40 mg छोड़ता है, 41 दिन तक इसका बहुत डेंजर पीरियड है, यानी बाद में लेटर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना मोटा मोटा। अब एक क्वेश्चन ये आता बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा सांप का जहर न्यूरोटॉक्सिक है और दूसरा कौन सा हीमोटॉक्सिक है, यानी कौन नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और कौन ब्लड कोगुलेशन को अल्टर्ड करता है, यानी ब्लड को डैमेज करता है। बताइए बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दे बच्चों। मैं कमबख्त तो कितनी मेहनत से डाटा निकाल के लाया हूं तुम्हारे लिए, आपको सीधा मिल जाता है। इस डाटा को कलेक्ट करने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, मैं 4 बजे से पढ़ रहा हूं तब जाके इतने टॉपिक रेडी कर पाया हूं। आरी बात बच्चों देखिएगा, आइडेंटिफाइंग द बिटन स्नेक बाय द क्लिनिकल सिंड्रोम। देखिएगा दो तरह के आपके बेटा होते हैं, एक तो न्यूरोटॉक्सिक और एक हीमोटॉक्सिक। स्नेक बाइट दो तरह की होती है, क्वेश्चन लास्ट नोट सेट में भी आया था स्टार्टिंग में। हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक वो जो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालते हैं, उसके अंदर आता है कोबरा और क्रेट्स। इसको ध्यान रखना, कौन से कोबरा और क्रेट्स, यानी जो नाजा नाजा है कोबरा जो है आपका, जो इंडियन कोबरा, वो कौन सा होता है, न्यूरोटॉक्सिक। इसके अलावा रसल वाइपर आरिबास में और सा सिल्ड वाइपर, ये दोनों हीमोटॉक्सिक है, यानी ब्लड कोगुलेशन को डिले करते हैं। तो अपन ब्लड कोगुलेशन टेस्ट करके भी अपन पता लगा सकते हैं कि ये हीमोटॉक्सिक जहर है कि न्यूरोटॉक्सिक। और बताओ डेंजर कौन होगा, डेंजर होगा न्यूरोटॉक्सिक, तुरंत डेथ होगी। आरी बात। और बताओ क्रेट्स तो 6 mg जहर ही निपटा दे आदमी को। आर यू गेटिंग मी? तो एक तो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं और एक कौन से होते हैं, हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक के अंदर कोबरा और कौन आते हैं, क्रेट्स। और हीमोटॉक्सिक में कौन आते हैं, रसल वाइपर और आपका सासिल्ड वाइपर आते हैं। और ये हीमोटॉक्सिक होता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना बच्चों, मोटा मोटा। आर यू गेटिंग मी बच्चों? क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, अरे बोलो भाई, क्लियर बच्चों? इसके अलावा एक ये जो रसल वाइपर है, ये कई केस में, अरे बस में कई केस में ये क्या हो सकता है, हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक और रेनल फेलियर और ब्राउन यूरिन करवा सकता है। इस बात को ध्यान रखना आरी बात में। इसके अलावा न्यूरोपैथिक, न्यूरोपैलाइटिक में क्या होगा देखिएगा, जैसे न्यूरोपैलाइटिक कौन कौन से होते हैं, कोबरा और क्रेट्स। अरे कौन कौन से, इंडियन कोबरा, नाजा नाजा और क्रेट्स, ये दोनों न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरोपैलाइटिक है। तो आपके 2P एंड 5D सिम्टम आते हैं। 2P का मतलब टोसिस और पैरालिसिस होगा। इसके अलावा इसको काटने से डिज्निया होगा, डिस्पोनिया होगा, डिसआर्थरिया, डिप्लोपिया और डिस्पेजिया। डिस्पेजिया यानी डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, जी वाला स्वेलोइंग, स्वेलोइंग में दिक्कत। डिप्लोपिया का मतलब डबल विजन। डिसआर्थरिया यानी डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्ड। डिस्पोनिया का मतलब डिफिकल्टी इन फोनेशन यानी वर्ड प्रोड्यूस करने में दिक्कत। और डिज्निया का मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इसके अलावा ड्रूपिंग ऑफ आईलिड और पैरालिसिस। टोसिस जो कि मस्तेना ग्राव्स का क्लासिकल साइन सिम्टम है, यहाँ पे न्यूरोपैथिक सिम्टम भी आएगा किसका, कोबरा और क्रेट बाइट में। और ये जो सिम्टम है ये न्यूरोटॉक्सिक की वजह से होता है, क्योंकि ये जहर कैसा है, न्यूरोटॉक्सिक है बच्चों। तो ऐसे सिम्टम आएंगे। आर यू गेटिंग मी? क्लियर है? इसके अलावा टोसिस, ये देखिएगा इस तरह से आपका टोसिस होगा और टंग आपकी बेटा स्वेल होगी, प्रोट्यूज होगी बाहर की तरफ जहर के असर से। कड़वा पॉइंट। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट ब्रोकन नेक साइन, अगर न्यूरोटॉक्सिक है तो ऐसा आएगा जैसे गर्दन टूट गई हो, गर्दन टूटेगी नहीं पर गर्दन पैरालिसिस टाइप का सिम्टम आएगा। कैसा सिम्टम आएगा, ब्रोकन नेक साइन, यानी इस तरह से जैसे इतना जहर का असर है कि गर्दन पीछे गिरा लगा, बोलते हैं ना गर्दन ही घुमा ली उसने, तो बिल्कुल आपका कैसा ब्रोकन नेक साइन की तरह आपको दिखाई देगा यहाँ पे पेशेंट। आर यू गेटिंग मी? देखिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे, जहां पे काटेंगे वहां लोकल स्वेलिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, ब्लिस्टर बनेंगे और नेक्रोसिस होगा, कोई डाउट है? और पेन एट द बाइट साइड, सीवियर स्वेलिंग होंगी, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो सकते हैं। और कंपार्टमेंट सिंड्रोम अगर होगा, स्वेलिंग होगी, तो वहां पे कौन सा सिंड्रोम होगा, कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट सिंड्रोम का मैनेजमेंट क्या है, फेशियोटोमी। अरे क्या है प्यारे बच्चों, फेशियोटोमी। क्लियर है? अरे पास में पेन ऑन पैसिव मूवमेंट होगा, आपका पल्सलेसनेस होगी, पल्स एब्सेंट होगी, परस्थीसिया या हाइपोस्थीसिया होगा, पेलार होगा और क्या होगा, पैरालाइसिस। और पल्स क्या रहेगी आपकी, एब्सेंट रहेगी। दीज आर द सिम्टम ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। इसके मैनेजमेंट में अपन क्या बोलते हैं, फेशियोटोमी। इसके अलावा कंपार्टमेंट सिंड्रोम फ्रैक्चर के केस में भी होता है, जिसका अर्ली सिम्टम क्या होता है, बताओ कंपार्टमेंट सिंड्रोम का, बताइए अर्ली सिम्टम क्या है, पल्सलेसनेस, और लेट सिम्टम होता है परस्थीसिया। ये दोनों ध्यान रखना। क्लियर बच्चों? किस केस में, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अब ये तो है साइन सिम्टम, इतने इंपॉर्टेंट है नहीं आपको। क्लियर बच्चों? ब्रोकन नेक साइन वगैरह या कुछ ऐसे 5D और 2P सिम्टम आएंगे यहाँ पे। अब बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो अगर स्नेक बाइट हुआ है तो अपन उसको डायग्नोस कैसे करते हैं। तो साइन सिम्टम से पता नहीं चल रहा है जहरीला है कि नहीं, कैसे, हीमोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक हो तो पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, डिज्निया होगा, 5D और 2P सिम्टम आएंगे जो अपन ने पढ़ा था। क्लियर? इसके अलावा अगर हीमोटॉक्सिक है तो अपन एक होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट करते हैं, WBCT बोलते हैं बेटा। कौन सा टेस्ट, होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट।
क्लियर है? इसमें क्या करेंगे, पेशेंट का अपन क्या करेंगे बच्चों, ब्लड लेंगे और ब्लड अपन एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे और टेस्ट ट्यूब में लेके बाद उसको अपन उसकी क्लॉटिंग को देंगे। कलेक्शन ऑफ 2 ml विनोमिनस ब्लड दैट ट्रांसफर डायरेक्टली इनटू द क्लीन ड्राई ग्लास ट्यूब। ड्राई ग्लास ट्यूब में डालना, आपके कंटेनर में डालना, जो नॉर्मल आपकी आती है ना ड्राई ग्लास ट्यूब, उसमें डालना कितना 2 ml ब्लड, जिस पर्सन को जेर निकाला। अगर वो 20 मिनट तक भी क्या नहीं हो रहा है, क्लॉट नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखना हीमोटॉक्सिक है, क्योंकि विनोम एंटीकोगुलेंट होता है। अरे विनोम कैसा होता है, एंटीकोगुलेंट। अगर तुमने नॉर्मल ट्यूब, तुम्हें पता है कि जैसे तुम ब्लड को बाहर हवा के एक्सपोज में लाओगे, नॉर्मल ट्यूब में डालोगे तो हवा के संपर्क में आते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होंगे, ब्लड क्लॉट हो जाएगा मैक्सिमम 2 से 8 मिनट में। लेकिन अगर 20 मिनट तक भी, इसको बोलते हैं 20 मिनट ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, 20 मिनट ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट। अरे कौन सा टेस्ट प्यारो, 20 मिनट ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट। और इसके अंदर क्या करेंगे, पेशेंट का नॉर्मल ब्लड निकालेंगे 2 ml और नॉर्मल जो टेस्ट ट्यूब है उसमें डाल देंगे। अगर और आपको हिलाना नहीं, इसको सीधा रख देना, क्लियर है? 20 मिनट के अंदर भी नॉर्मल अगर ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा तो समझ लेना उसके अंदर जहर है ब्लड के अंदर, क्योंकि जहर एंटीकोगुलेंट का काम करता है। इसको बोलते हैं होल ब्लड, कौन सा, होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट या 20 मिनट ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट फॉर डिटेक्ट द हीमोटॉक्सिक। किसको, हीमोटॉक्सिक। ये किसको बताता है, हीमोटॉक्सिक पॉइजन को, यानी हीमोटॉक्सिक है बेटा, ब्लड को नुकसान करने वाला जहर है। आरी बात में कोई डाउट है बच्चों? इसके अलावा होल ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट भी करते हैं अपन, ये कर लिया अपन ने बेटा। नेक्स्ट देखिए, अरे बोलो भाई, नेक्स्ट देखिएगा। इसके अलावा कैपिलरी ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट भी करते हैं, सीबीसीटी बोलते हैं इसके अंदर। इसमें कुछ नहीं करेंगे अपन, क्या करेंगे, कैपिलरीज के प्रिक करेंगे और ब्लीडिंग को चेक करेंगे। अगर 10 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग हो गई तो ठीक है, अगर 20 से 30 मिनट हो गए और अभी भी ब्लड क्लॉट नहीं हुआ तो इसका मतलब जहर है। क्या उसके अंदर, जहर है। अरे क्या है, जहर है बच्चों। पॉजिटिव टेस्ट को बताता है, किसको बताता है, पॉजिटिव। 30 मिनट में भी ब्लीडिंग नहीं रुकी है तो क्लियर है। अब बात करते हैं अपन इसका मैनेजमेंट क्या है, क्या चीज, मैनेजमेंट क्या बच्चों, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ किसका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किसका, आपका स्नेक विनोम का। तो इसका मैनेजमेंट है राइट, क्या चीज, राइट। पहला, रीस्टोर द पेशेंट, सबसे पहला काम है। स्नेक बाइट में एक मान के चलना, जो डेथ होती है वो जितनी जहर से नहीं होती है उतनी डर से होती है, हार्ट अटैक से हो जाती है, क्योंकि सांप का नाम सुनते ही आदमी की हवा निकल जाती है। अरे होती कि नहीं होती है? तो आपको सबसे पहले तो मरीज को काम डाउन करना, सबसे पहला काम ये। सबसे पहले तो क्या, जहां स्नेक बाइट है उस जगह से पेशेंट को शिफ्ट करना, वरना वो हो सकता है कि डर के मारे तुम्हें स्नेक दोबारा काट ले। आर यू गेटिंग मी? तो ध्यान रखना, पहली बात तो पेशेंट को दूर ले जाना है, आपको स्नेक को मारने का अटेम्प्ट नहीं करना, कई बार वो दूसरे को भी काट ले। हरी बात में, तो सबसे पहले रीश्योर द पेशेंट। अरे क्या करना, फर्स्ट क्या करें, रीश्योर द पेशेंट। सबसे पहले पेशेंट को काम डाउन करना। क्या करना है, काम डाउन करना है, और उसको समझाना कि 70% स्नेक बाइट नॉन विनोमिनस होते हैं, 70 to 80%, और बचे हुए हैं जो आपके 20% है वो क्या होते हैं, विनोमिनस होता है, और उसमें भी 50% में जहर नहीं छोड़ पाते, क्योंकि झपटा मारते कई बार तो प्रॉपर जहर नहीं हो पाता, तो ज्यादा टॉक्सिन नहीं होते, जिससे पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स होगा, उसकी हार्ट रेट नहीं बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन स्लो रहेगा, सर्कुलेशन रहेगा तो जहर भी कम फैलेगा। तो पहला अटेम्प्ट तो ये करना है। दूसरा बेटा, आपको एक्सट्रीमिटीज को इमोबाइल रखना है। क्या करते हैं अपन, कई बार टर्निकेट बांध देते हैं, रबड़ से हाथ को बांध देते हैं और काट के अपन मुंह से थूक के साफ करने की कोशिश करते हैं, या कट लगा देते हैं। कुछ भी नहीं करना, ये सब गलत प्रैक्टिस है। एक्सट्रीमिटीज को इमोबाइल रखना, बस हार्ट से ऊपर रखना। किससे ऊपर, हार्ट लेवल से। कोई डाउट है? इसके बाद गेट द हॉस्पिटल इमीडिएटली, तुरंत पेशेंट को क्या करना, हॉस्पिटल की तरफ रश कराना बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं करना आपको, आरी बात में। इसके अलावा फर्स्ट एड में एक काम कर सकते हो आप बेटा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आरी बात में, एंटायर लेग को इमोबाइल रखना। और इमोबाइल रखने के लिए अपन क्या करेंगे, आपका अब क्या होता है, काटने के बाद स्वेलिंग होती है, तो स्वेलिंग से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बंद होगा, नेक्रोसिस होने के चांस है एक्सट्रीमिटीज को। तो जितने भी उसने अगर हाथ पैर में कुछ पहन रखा है जिससे स्वेलिंग से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ब्लड रुक सकता है, क्योंकि स्वेलिंग तो होगी, तो उन सबको आपको, आपका चाहे शूज हो, आपका रिमूव शूज, रिंग्स, वॉच, ज्वेलरी, सबको आपको क्या करना, टाइट क्लोथिंग को क्या करना, बिटन एरिया से हटा देना बेटा। क्लियर? एक्ट एज ए टर्निकेट व्हेन स्वेलिंग, क्योंकि स्वेलिंग होगी तो ये किसकी तरह काम करेंगे, टर्निकेट से, ब्लीडिंग रुकेगी आपकी। लीव द ब्लिस्टर अनडिस्टर्ब, आपको डिस्टर्ब नहीं करना बेटा। चलेगा? आप देखिएगा क्या करे क्या नहीं करे, देखिएगा। सबसे पहले डू नॉट टाइट टर्निकेट। अपन क्या करते हैं, जैसे पैर को काटा तो अपन उसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ टाइट बांध देते, तो ये नहीं करना है। आरी बात में आपको क्या करना, केवल काम एंड मूव अवे फ्रॉम द स्नेक।
स्नेक से दूर निकल जाना, थोड़ा सा साइड में हो जाना है, भाग दौड़ नहीं करनी और काम रहना अपना। दूसरा, डू नॉट सक द बाइट एरिया। अब अपन क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं, उस बाइट एरिया को सक कर देते हैं, जबकि बाइट एरिया को बिल्कुल सक नहीं करना है। उसकी जगह आपको कॉल इमीडिएटली डॉक्टर को फोन करना बेटा। नेक्स्ट, डू नॉट कट अराउंड द बिटन एरिया। बिटन एरिया के चारों तरफ कट नहीं करना। लोग क्या करते हैं, वहां कट लगा के ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना, जहर तेजी से फैलता है। उसकी जगह क्या करना, रैपिंग एंड स्प्लिंट अराउंड द अफेक्टिंग लिम्ब। आपको टर्निकेट नहीं बांधना, पूरे 2 बैंडेज अफेक्टेड लिम्ब के चारों तरफ बांधने और स्प्लिंट का सपोर्ट देना, ताकि एक्सट्रीमिटीज इमोबाइल रहे, क्योंकि जितना हिलाओगे उतना जहर बॉडी में फैलेगा। तो आपको क्या करना, नेक्स्ट रैपिंग एंड स्प्लिंट अराउंड द। और नेक्स्ट क्या करेंगे, कोई लोकल बेरू जी, बालाजी, तेजाजी के पावड़ा में नहीं रहना, तुरंत कहां भागना, हॉस्पिटल में भागना। हमारी पास में तुरंत किधर लेके भागना, हॉस्पिटल की तरफ। आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट। तो ध्यान रखना क्या करना और क्या नहीं करना। हमारी पास में पहला, डू नॉट इंटरफेयर विद द बाइट वुंड, यानी बाइट वुंड में कोई कट, छेड़छाड़, पट्टी अट्टी कुछ नहीं करना, केवल आपको बेटा। दूसरा, इंसिजन, सक्शन, रबिंग, टेटूइंग, वाइग्रेस क्लीनिंग, मसाज एप्लीकेशन, हर्ब अप्लाई, केमिस्ट्री, क्रायोथेरेपी यानी बर्फ लगाना, कोटरी करना, कुछ भी नहीं करना। डू नॉट अप्लाई और इंजेक्ट एंटी स्नेक विनोम लोकली। ऐसा नहीं कि जहां जहर काटा हुआ तुम एंटी स्नेक डाल दो। एंटी स्नेक विनोम तो कैसे देना है, आईवी देना है। कैसे देना है, आईवी देना। इसके अलावा इंट्रोड्यूस इन्फेक्शन, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द विनोम, इंक्रीज लोकल ब्लीडिंग। चले आगे बच्चों, नेक्स्ट देखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट। हमारे पास में अपन नॉर्मली क्या करते हैं, टर्निकेट अप्लाई करते हैं। टर्निकेट अप्लाई करने से बहुत नुकसान है बेटा, उल्टा क्या होगा, आगे उस एक्सट्रीमिटीज को ब्लड सप्लाई रुकेगी, एक्सट्रीमिटीज में नेक्रोसिस हो सकता है। क्लियर बच्चों? इंसिजन को सक्शन नहीं करना। आप एक काम कर सकते हो, हर बात हो क्लियर ना, उसको धोना है, क्योंकि धोगे तो क्या होगा, जहर फैलने की दर बढ़ेगी बेटा। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो अपन एंटी सनक विनोम देंगे, और ये एंटी सनक विनोम हॉर्स में प्रिपेयर किया जाता है। क्या करते हैं, सांप का जहर निकालते हैं और सांप के जहर को थोड़ा थोड़ा करके किसमें, हॉर्स में डालते हैं। 1-2 सप्ताह तक तो हॉर्स को बहुत पेन होता है और बेहोश हो जाता है, गिर जाता है वो चल चलते। फिर उसके खिलाफ बॉडी क्या होती है, हॉर्स जहर के खिलाफ क्या बनाने की क्षमता रखता है, एंटीबॉडी। तो धीरे धीरे उसकी बॉडी से एंटीबॉडी बनाएंगे और फिर अपन कंटिन्यू फिर उसकी बॉडी में से जो एंटीबॉडी है, ब्लड में से एंटीबॉडी कलेक्ट करके अपन एंटी स्नेक विनोम बनाते बेटा। एंटी स्नेक विनोम बनाते हैं हमारे पास में, एंटी स्नेक विनोम, इसको एवीएसआई बोलते हैं, एंटी स्नेक विनोम। क्लियर बच्चों? देखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट। डोज कितनी देनी एंटी वेस्कुलोटॉक्सिक स्नेक बाइट अगर, तो बेटा देखिए लो डोज इन्फ्यूजन थेरेपी। देखिएगा, अगर आपको रसल वाइपर ने काटा तो 10 वाइल, इसकी वाइल आती है, और इस वाइल को आपको बेटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट रेफ्रिजरेट करके रखता है 2 से 8 डिग्री पे, यानी आपके फ्रिज में पड़ा रहता है ये हमेशा ही, 5 साल तक खराब नहीं होता है, खोले नहीं तो। और अगर 7 स्केल वाइपर है तो 6 वाइल चढ़ानी है। अगर 2 वाइल एवरी 6 आवर इन इन्फ्यूजन इन 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर। क्लियर है? हमारे पास में कंटिन्यू क्लोटिंग टाइम नॉर्मलाइज और 3 दिन तक आपको देना बेटा। क्लियर है? अगर आपको हाई डोज इंटरमीडिएट बोलस थेरेपी देनी है तो 10 वाइल और 6 वाइल देनी बेटा आपको यहाँ पे। तो एवरेज है, मतलब नॉर्मली 10, 12, 15 वाइल ऐसे चलाते हैं एवरेज अपॉन टू डिपेंड अपॉन द सीवीटी। नेक्स्ट देखिएगा, आपका जो एंटी स्नेक विनोम देते हैं, बेस्ट इफेक्ट रहता है अगर 4 घंटे में लग जाए। कितने घंटे में? 4 घंटे में। कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड अप टू 48 आवर, ये भी ठीक है। और एफिकेसी और कई बार 6 से 7 दिन बाद भी देते तो इफेक्टिव है, पर बेस्ट कितने घंटे में लग जाना चाहिए? 4 घंटे में। एक क्वेश्चन ध्यान रखना। कोई डाउट है बच्चों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कैसे देना है, तो आपको एक वाइल को 100 ml एनएस के अंदर मिलाना है और उसको 10 से 15 मिनट तक हमारे पास में स्लो देना है। फिर उसके बाद आपको बेटा 9 वाइल और डाल देनी है उसी 100 ml में, 100 ml फूड कापी, और आपको चढ़ा देना है। यानी टोटल 10 वाइल दे रहे हो तो पहले एक वाइल चढ़ाए आप 100 ml नॉर्मल सलाइन में, फिर उसके बाद 10 से 15 मिनट में 9 वाइल और डाल दे और फिर चला दे। तो टेस्टिंग भी हो जाएगी और अपना काम भी हो जाएगा। बाकी उसको एएसटी की जरूरत नहीं है, नो नीड एएसटी, एएसटी की जरूरत नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? केवल पहले एक वाइल दे फिर बाद में। देखिएगा, 10 वाइल स्टेट इन्फ्यूजन ओवर 30 मिनट, सेकंड डोज ऑफ 10 वाइल आफ्टर 1 आवर ऑफ नो इंप्रूवमेंट विद इन द 1 आवर। और 2 बार देना, एक बार 10 वाइल दी 30 मिनट के अंदर, 1 घंटा वेट करे, अगर आराम नहीं मिल रहा तो फिर 10 वाइल और दे। कितने में? 1 घंटे में। को डाउट है? रिएक्शन, अगर एएसवी की रिएक्शन होगी लाइक अर्टिकेरिया, इचिंग, फीवर, सेकिंग, चिल्स, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया ऐसे आ रहे हैं तो एवी को डिसकंटिन्यू करना है। और आपको वेरी इंपॉर्टेंट एड्रेनलिन लगाना 0.01 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। 0.01 mg का मतलब कितना? पर केजी के हिसाब से। कितने हिसाब से? और किस रूट से लगाना? आईएम रूट से, 1:1000 के रेशियो से। किस रेशियो में? डाइल्यूशन रेशियो क्या रहेगा? आईएम का, आईएम सबकुटेनियस का और इंट्राकार्डियक का। कौन सा? 1:1000, बिना डाइल्यूशन के। कंपनी में ही आता है। क्लियर? तो 0.01 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको, अगर किससे? एंटी स्नेक विमोन से आपको क्या हो रही है?
रिएक्शन हो रही है तो उसका एंटीडोट क्या है, इंजेक्शन एड्रेनालिन, ध्यान रखना बेटा। ये तो माइल्ड रिएक्शन है। तो अगर रिएक्शन सीवियर है, लॉन्ग टर्म रिएक्शन है, या तो आपको हाइड्रोकोड देना 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। इसके अलावा एंटी हिस्टामिनिक देना आपको, हमारे पास में एड्रेनालिन की सेकंड डोज देना 0.5 mg 1 IM रूट से बेटा, क्लियर है हमारे पास में। और पेशेंट इज रिकवर्ड एएसवी कैन बी रिस्टार्ट स्लोली विद इन 10 से 15। जब पेशेंट को रिएक्शन के साइन सिम्टम हो जाए तो वापस एएसवी को रिस्टार्ट कर दें, हमारे पास में, क्लियर है। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि एंटीविनोम भी देना जरूरी है। तो एडीआर आपका एंटीडोट बेस्ट रहेगा। आर यू गेटिंग मी? दिस इज होल अबाउट मैनेजमेंट ऑफ स्नेक विनोम। आर यू गेटिंग मी बच्चों? अब आइए अपने क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कॉमन सिम्टम ऑफ स्नेक एनविनोमिनी। एनविनोम का मतलब इज अ प्रोसेस बाय इंसर्टिंग विनोम इन द पर्सन बॉडी, प्रोसेस बाय विच इंसर्टिंग विनोम इन बॉडी, यानी जहर को अंदर डालने की तरीका। काट के डालता है तो क्या सिम्टम आएंगे? तो मल्टीपल सिम्टम आएंगे, रेनल फेलियर हो सकता है, रेस्पिरेटरी और कार्डियक अरेस्ट आ सकते हैं। ऑल ऑफ अबोव, क्या आ सकता है? ऑल ऑफ अबोव। स्नेक बाइट में इस बात को ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटीविनोम यूज्ड टू ट्रीट स्नेक बाइट इन इंडिया? बताइए क्या नाम है जो इंडिया में यूज में लिया जाता है? बताइए इंडिया में जो यूज में लिया जाता है। पॉलीवेलेंट एंटीविनोम, मोनोवेलेंट, पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक विनोम, या मोनोवेलेंट एंटी स्नेक विनोम? तो इंडिया में जो मोस्टली यूज में लिया जाता है दैट इज द बेटा पॉलीवेलेंट एंटी स्नेक विनोम। कौन सा? पॉलीवेलेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्नेक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेजॉरिटी ऑफ स्नेक बाइटर रिलेटेड टू डेथ इन इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में कौन से सांप से सबसे ज्यादा मृत्यु होती है? बताइए बच्चों, जवाब दीजिएगा। यस, कौन से सांप से ज्यादा मृत्यु होती है? बताइए बच्चों, किस सांप के काटने से? कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर या सासिल्ड? तो सबसे ज्यादा कौन काटता? क्रेट। गरुड़ा सांप मिट्टी में जो होता है ना, इतना सा होता है, इसकी फुनकार से मर जाता है। अरे बस में क्रेट्स, और ये मरुस्थलीय इलाका में ज्यादा पाया जाता, तो बी इज द राइट आंसर। क्रेट से सबसे ज्यादा मौत होती है बेटा, बिल्कुल सही जवाब है आपके। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी फर्स्ट एड मेजरमेंट ऑफ स्नेक बाइट? यस, व्हाट इज द प्राइमरी फर्स्ट एड? पहला एड क्या है, यानी सबसे पहला फर्स्ट एड क्या है? किसका? स्नेक बाइट का। टर्निकेट एप्लीकेशन, ये तो बिल्कुल गलत है। इंसिजन सेक्शन, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेट है। इमोबिलाइजेशन, ट्रांसपोर्ट द हॉस्पिटल, ये सही है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटीविनोम, ये तो बात का है। तो प्रायोरिटी क्या रहेगा? इमोबिलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल। ज्यादा हाथ पैर नहीं लाने, तुरंत डॉक्टर के लेके भागना है, आरिवास में हॉस्पिटल जाना है। विच ऑफ फॉलोइंग क्लिनिकल फीचर इज कॉमनली सीन इन वाइपर स्नेक बाइट? वाइपर स्नेक बाइट हो, वाइपर तो क्या? न्यूरोलॉजिकल, लोकल, नेक्रोसिस, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन या रेस्पिरेटरी फेलियर? बताइए। वाइपर, रसल वाइपर किस में आएंगे? हेमरेजिक। अरे पढ़ा था ना, दोनों रसल वाइपर और स्नोफ्लो वाइपर दोनों किस में आते हैं? हेमोटॉक्सिक है, ब्लड को टॉक्सिक है, तो उसमें आएंगे बेटा हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन आएंगे। और कौन कौन सा? क्रेट्स और नाजा नाजा कोबरा किस में आते हैं? न्यूरोटॉक्सिक में। तो यहाँ पे कौन से मेनली आएंगे? हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन। कोई डाउट है? और न्यूरोटॉक्सिक में कौन आएंगे? कोबरा और क्रेट्स, याद रहेगा ना। और सबसे डेंजर कौन है इंडिया में? क्रेट्स, गरुड़ा सांप, अरे पीवड़ा सांप जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 20 मिनट होल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट इन स्नेक बाइट डायग्नोसिस? क्या पर्पस है बताइए बच्चों, व्हाट इज द पर्पस? यस, व्हाट इज द पर्पस? सही बात है बेटा, जब भी मैं सुधरने की कोशिश करता हूं मेरी क्रश लाल शॉर्ट पहन के सामने आ जाती है, तो आदमी करे क्या? नहीं, पर मेहनत करें, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। चलेगा। टू डिटेक्ट विनोम लेवल, टू आइडेंटिफाई द स्नेक स्पीसीज, टू असिस्ट कोगुलोपैथी या टू मॉनिटर किडनी फंक्शन? व्हाट इज द फंक्शन? टू असिस्ट कोगुलोपैथी, ब्लड कोगुलेशन को स्टडी करना। अपन क्या करते हैं अपन बेटा? 20 मिनट स्नेक, अपन यहाँ पे क्या करते हैं? 20 मिनट होल ब्लड क्लोटिंग टेस्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट कैन हेल्प डायग्नोस कोबरा स्नेक बाइट? बताइए बच्चों, कौन सा लैब टेस्ट? अब बताओ आप। अब वहां तो कोई भी नहीं है, जो मैंने बताया कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। चलिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों। यस, बताइए, which of following laboratory test can help to diagnose cobra snake bites? complete blood count, electrocardiograph, creatinine kinase या acetyl choline? तो बेटा आपका जाएगा
एस्टाइलकोलिनेस्टेरेज लेवल। कौन सा? एस्टाइलकोलिन। और ध्यान रखना स्नेक बाइट वाले केस को, स्नेक बाइट में क्या होगा बताइए बच्चों, एस्टाइलकोलिन का लेवल गिरता है, मरीज को पॉइजन इफेक्ट आएंगे, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन होगा। तो इस मरीज को दो ड्रग देते हैं, एक फिजोस्टेगमाइन या नियोस्टेगमाइन। क्या लगाते हैं? स्नेक बाइट वालों को क्या लगाते हैं, या अपन जो पॉइजनिंग वाले केस होते हैं उनको नियोस्टेगमाइन लगवा लगाते हैं और एट्रोपिन वगैरह देते हैं, कमांड देते हैं दोनों, ताकि सिक्रेशन वगैरह कम हो। एस्टाइलकोलिनेस्टेरेज टेस्ट करते हैं, यानी एस्टाइलकोलिनेस्टेरेज एंजाइम का लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि स्नेक विनोम इसको बढ़ा देता था। एस्टाइलकोलिन की कमी हो गया, एस्टाइलकोलिन की कमी होगा तो क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होगा, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन जैसे सिम्टम आएंगे। कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस इन स्नेक बाइट डायग्नोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस अगर है, यानी डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए हैं स्नेक बाइट के केस में, तो किसका सिम्टम है? इंडिकेट इन्फेक्शन, सजेस्ट फीवर, एनविनोमिंग, या रूल आउट द स्नेक बाइट, या इज ए नॉर्मल रेस्पॉन्स। बताइए, अगर स्नेक बाइट का केस है और आपने डायग्नोसिस करी और क्या बढ़ी हुई है डब्ल्यूबीसी, तो किसका इंडिकेशन है? चलेगा, जवाब दीजिएगा। इंडिकेट इन्फेक्शन, सजेस्टिव सीरियर एनविनोमिंग, रूल आउट द स्नेक बाइट, या क्या चीज? तो अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ी तो इसका मतलब है सजेस्ट सीवियर एनविनोमिंग, यानी ज्यादा जहर है, हाई डोज है जहर की, हाई पोजन है। आरी बात में अगर डब्ल्यूबीसी बढ़ गई तो हाई पोजन को बताता है। आरी बात में इन्फेक्शन इतना जल्दी नहीं होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा यूनिवर्सल एंटीडोट। कौन सा एंटीडोट? यूनिवर्सल एंटीडोट। यूनिवर्सल एंटीडोट क्लियर है, ड्रग्स which are used in all type poison, almost you know। इसके अंदर आता बेटा, पहला होता है एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। और ये एक्टिवेटेड जो चारकोल है ये एडजॉर्बेंट है। क्या प्यार बच्चों? एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का मतलब ये रहा आपका क्या, स्टमक, किसी ने ओरली पॉइजन लिया है तो ये जाके स्टमक की म्यूकोसा में कोट बनाती है, साइटोप्रोटेक्टिव कोट बनाएगी। अब तुम जहर पी भी लिया किसी ने तो ये जहर को क्या नहीं होने देगी, एब्जॉर्ब नहीं होने देंगी। और जहर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में नहीं पहुंचेगा, तो टॉक्सिक इफेक्ट नहीं आएगा। तो यूनिवर्सल एंटीडोट में पहली होती है एक्टिवेटेड चारकोल, मोस्टली ये यूज लिया जाता है, एडजॉर्बेंट है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और कौन है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिनको अपन MgO बोलते हैं बेटा। और तीसरा होता है टेनिक एसिड। कौन सा एसिड? ये तीनों के तीनों यूनिवर्सल एंटीडोट मोस्टली एक्टिवेटेड चारकोल यूज में लिया जाता है। क्लियर बच्चों? ये आपको ध्यान रखना एंटीडोट में। क्लियर बच्चों? ये रहा आपका कौन सा एक्टिवेटेड चारकोल हो गया, ये रहा चारकोल आपका 8 ग्राम देंगे टू एब्जॉर्ब पॉइजन, टेनिक एसिड 4 ग्राम देंगे टू कन्वर्ट पॉइजन, और मैग्नीशियम ऑक्साइड 4 ग्राम टू एक्ट एज ए कैटालिस्ट। आरी बात में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको अपन क्या बोलते हैं, MgO, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, चूने का पानी, ये कैटालिस्ट का काम करता है। ये टेनिक एसिड उसको पॉइजन को कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक में, और एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए, एब्जॉर्प्शन को रोकने के लिए क्या देते हैं अपन, एक्टिवेटेड चारकोल। कोई डाउट है? नेक्स्ट आइए बेटा कोरोसिव पॉइजनिंग। कौन सी पॉइजनिंग? कोरोसिव पॉइजनिंग। वेरी वेरी गुड। व्हाट इज द कोरोसिव पॉइजनिंग? कोरोसिव पॉइजनिंग का मतलब होता है ज्वलनशील, ज्वलनशील सब्सटेंस से होने वाली पॉइजनिंग। और कोरोसिव पॉइजनिंग के अंदर एसिड हो सकते हैं बेटा, एल्कलाइन पॉइजनिंग हो सकती है, मोस्टली एल्कलाइन पॉइजनिंग होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोस्ट कोरोसिव ज्वलनशील पदार्थों में, यानी जो चमड़ी को जला दे, एसिड हो लगे, एल्कलाइन हो गया आपका, इस तरह के क्या कहलाते हैं, कोरोसिव पॉइजनिंग। और इसका लास्ट नोट सेट में क्वेश्चन आया। अब इसमें क्या करना और क्या नहीं करना ये आप सीख लेना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं। कोरोसिव पॉइजनिंग, एल्कलाइन मोस्टली कोरोसिव पॉइजनिंग होती है, एसिडिक हो सकती है, बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं कोरोसिव पॉइजनिंग के, क्लियर, जिससे स्किन जल जाती है आपकी। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एसिड इंजेक्शन। किसी पर्सन ने एसिड पी लिया तो क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, इसमें कमेंट कीजिएगा बच्चों। चलिएगा, बढ़िया टॉपिक है, धमाकेदार, मजा आ जाना चाहिए बच्चों। कोरोसिव, क्या क्या कोरोसिव होते हैं अभी बता दूंगा मैं आपको। इमीडिएट पेन एंड ब्लीडिंग, डिलेड ऑनसेट ऑफ सिम्टम, परफोरेशन ऑफ द एसोफेगस या गैस्ट्रिक अल्सर। अगर एसिड किया तो एसिड जला देगा बेटा, और जलाएगा तो क्या होगा, इमीडिएट क्या होगा, जबरदस्त पेन, और साथ में क्या होगी, ब्लीडिंग। कोई जैसे एसिड पी ले, क्या पी ले, कार्बोनिक एसिड वगैरह पी लिया किसी ने, तो क्या होगा, पहले क्या होगा, इमीडिएटली पेन होगा, और फिर बाद में क्या, स्किन जलने से क्या होगी, ब्लड वेसल्स ओपन होंगे, ब्लीडिंग होगी। सो राइट आंसर गोस टू ए। नेक्स्ट देखिएगा, कॉमनली इंजेस्टेड सब्सटेंसेस इंक्लूड
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या क्या जहर पिया जाता है? जो कि फाउंड इन जनरल क्लीनर एंड ग्रीस रिमूवर। जो ग्रीस रिमूवर सब्सटेंस और जो जनरल क्लीनर सब्सटेंस होते हैं उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फाउंड इन ड्रेन ओपनर और ओवन क्लियर। अरे वो जो आपका ड्रेन ओपनर होता है, लेटरिन के पाइप वगैरह को खोलने के लिए अपन डालते हैं, तो उसमें पाया जाता है कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। इसके अलावा सोडियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीच पाउडर, ऑक्सिलिक एसिड, मेटालिस पॉलिश होती है, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो टॉयलेट बाउल क्लीनर होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका, अरे कौन सा, हार्पिक वगैरह, उनकी वजह से आपको कॉमन पॉइजनिंग देखने को मिलती है बच्चों। सिम्टम क्या आएंगे आपका? जैसे जहर पिएंगे तो क्या होगा? जहर पिएंगे तो रेस्पिरेटरी और आपका जीआईटी इफेक्ट होगा, इसोफेगस और कौन सा, ट्रेकिया वगैरह, स्टमक वगैरह, तो सीवियर बर्निंग पेन होगा माउथ टू स्टमक तक, और मोस्टली पीते तो पेट में ही जाता है, ओरली इंजेस्ट करते हैं। ग्लोटिक एडिमा, डिज्निया होगा आपका, जीभ में स्वेलिंग होगी, टंग में स्वेलिंग होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, परफोरेशन होंगे, पेन होंगे, ब्लीडिंग होगी, ऐसे सिम्टम आएंगे। नोजा वोमिटिंग रहेगी और मेटालिक टेस्ट आएगा मुंह से, इंटेंस थर्स्ट, कैंटी यूरिन, बोल्ड लाइक रिजिड एब्डोमेन, और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर और कार्सिनोमा, कैंसर होने के चांस ज्यादा रहते हैं जिन लोगों को कोरोसिव पॉइजनिंग कर लेते हैं। जैसे जिसने केरोसिन निगल लिया, केरोसिन भी इसमें आएगा, ध्यान रखना। कोरोसिव पॉइजनिंग के अंदर एसिड निकल लिया, एल्कलाइन निकल लिया, तो उनमें जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है बाद में 3000 गुना तक चांस रहते हैं किसके होने के? इसोफेजियल कैंसर होने के। तो ध्यान रखना, कोई निगले नहीं सोच समझ के जोश में आके। क्लियर बच्चों? ट्रीटमेंट में क्या देंगे? ध्यान रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट में क्या ध्यान रखना आपको बताओ। अगर आपको कोरोसिव पॉइजनिंग है तो ध्यान रखना, नो गैस्ट्रिक लावेज, नो गैस्ट्रिक लावेज। गैस्ट्रिक लावेज यानी अपन क्या करते हैं, कई बार ट्यूब डाल के, एनजी ट्यूब डाल के सक्शन करते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि सक्शन करने से क्या होगा, वो गैस्ट्रिक रिगर्जिटेशन होगा और बर्निंग होगी। ध्यान रखना, एक तो ये ध्यान रखना, नो स्टमक वाश, आरिवास में, या नो गैस्ट्रिक लावेज, नो इमेसिस, यानी उल्टी भी नहीं प्रोड्यूस करवानी है। कई बार करते हैं मुंह में उंगली डाल के या वोमिटिंग एजेंट देके अपन क्या करा सकते हैं, उल्टी कराना। उल्टी कराओगे तो क्या होगा, वो जो पेट के थ्रू जो गया वो वापस आएगा तो चमड़ी को जलाते आएगा और परफोरेशन करेगा। इस बात को ध्यान रखना। नो एक्टिवेटेड चारकोल, वेरी 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 इंपोर्टेंट, एक्टिवेटेड चारकोल भी नहीं देना है। अरे समझे कि नहीं समझे? तो ना तो चारकोल, ना उल्टी करवानी है, ना गैस्ट्रिक लावेज करना है, नो ओरल फीड, ना कुछ मुंह से कुछ देना बेटा। क्लियर बच्चों? अपन क्या करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, डेमुलसेंट। डाइल्यूशन के लिए अपन क्या देते हैं, 5 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से डायरेक्ट जीआईटी में फ्लूइड डाल देंगे, तो वो जो केमिकल है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, तो कम खतरनाक रहेगा। डाइल्यूशन करेंगे, ट्रेकोस्टोमी करेंगे, क्योंकि तुमने क्या किया, इसोफेगस और ट्रेकिया को जला दिया। ट्रेकोस्टोमी करेंगे, फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोपी करेंगे, और एंडोस्कोपी विद इन बेटा 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर कर लेनी, ज्यादा डिले नहीं करनी। आईवी फ्लूइड देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, एंटीबायोटिक देंगे, एनाल्जेसिक देंगे लाइक मॉर्फिन, और लेप्रोटोमी टू परफोरेशन। परफोरेशन होगा तो लेप्टोमी सर्जरी करनी है, ये आपको ध्यान रखना। तो क्या क्या ध्यान रखना, देखिएगा क्या करे और क्या नहीं करे बेटा। टू डू, अगर कोरोसिव पॉइजनिंग है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, कौन सी पॉइजनिंग है, कोरोसिव पॉइजनिंग, तो क्या करें, तो इमीडिएटली डाइल्यूशन विद द प्लेन वाटर 5 ml पर केजी वेट। अगर पेशेंट ने क्या किया, कोई एसिड या एल्कलाइन पी लिया, तो तुरंत क्या करो, उसको 5 ml पर केजी बॉडी वेट, 70 किलो का आदमी है तो 7 पंजो 35, 3500 ml के आसपास क्या दे दो, है सॉरी 350 ml के आसपास क्या दे दो, 3500 ज्यादा हो जाएगा ना, 350 ml के आसपास क्या दे दो, फ्लूइड दे दो, ताकि वो जो एसिड या एल्कलाइन है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए, उसका असर कम हो जाए। दूसरा, सिक्योर एयरवे को आपको सिक्योर करना है, ट्रेकोस्टोमी वगैरह डालनी, क्योंकि कभी भी परफोरेशन हो सकता है। आईवी फ्लूइड दे, डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए, प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक दे, एस2 ब्लॉकर दे, ताकि एचसीएल सिक्रेशन क्या हो, कम हो। इसके अलावा सुक्राल फेट दे सकते हैं 1 ग्राम पर 6 आवर। सुक्राल फेट आता ना, वो भी क्या होता है, साइटोप्रोडक्टिव, ये दे सकते हैं। मॉनिटर एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस को आपको चेक करना। क्या नहीं करना, गैस्ट्रिक लावेज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ध्यान रखना, गैस्ट्रिक लावेज यानी वापस सक्शन नहीं करना आपको। इमेसिस, उल्टी नहीं करवानी है। न्यूट्रलाइजेशन एजेंट, ऐसा नहीं कि एसिड पिया तुम एल्कलाइन देके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करो, ऐसा भी नहीं करना है। एक्टिवेटेड चारकोल नहीं देना है। और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कई बार क्या होता है, एसिड है तो अपन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक इनो पिला देते हैं, वो भी नहीं पिलाना है। ये सब क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटर। तुरंत सर्जरी करे, क्या करे, सर्जरी, अगर परफोरेशन बढ़ा तो ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा, डू एंड डू नॉट। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड टाइम फ्रेम फॉर एंडोस्कोप इवैल्यूएशन आफ्टर कोरोसिव पॉइजनिंग। कोरोसिव पॉइजनिंग के कितने दिनों के अंदर अंदर आपको एंडोस्कोपी कर लेनी है, क्योंकि बाद में तो हार्ड हो जाएगा स्कार। यस, बताइए, अगर कोरोसिव पॉइजनिंग हो तो कितने दिनों में, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, सी विद इन 24 to 48 आवर्स।
पढ़ा था ना, 24 से 48 घंटे के अंदर एंडोस्कोपी कर ले, बाद में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वो स्कार क्या हो जाएंगे, घाव जो छिल गया है, जो आपकी कट फट गई है, कौन, इसोफेगस ट्रेकिया इसोफेगस, उसमें फिर वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंडोस्कोपी करने में दिक्कत होगी, और एंडोस्कोपी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस रहती है यहाँ पे। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोसिव पॉइजनिंग? कोरोसिव पॉइजनिंग का मोस्ट कॉमन कारण क्या है? एल्कलाइज। एल्कलाइज का मतलब एल्कलाइड्स, एल्कलिक सिकनेस, पेस्टिसाइड या हेवी मेटल, तो मोस्टली कौन से, एल्कलाइज के द्वारा कोरोसिव पॉइजनिंग होती है। बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ फॉलोइंग मेडिकेशन मे बी यूज्ड टू ट्रीट एसिड रिफ्लक्स एंड प्रिवेंट इसोफेजियल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इन कोस्टिंग पॉइजनिंग? बताइए कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे ताकि इसोफेगस को स्ट्रिक्ट यानी कॉन्ट्रिक्ट नहीं होने दे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसोफेजियल स्ट्रक्चर को प्रिवेंट करें, और जीईआरडी को, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स को बचाए। कौन सी? एंटासिड दोगे, एचसीएल को इंटर कर लेंगे, एस2 ब्लॉकर देंगे, कौन सी, सिमेंटेडिन, रेनिटिडिन वगैरह, रेंटेक वगैरह, रेनिटिडिन। सिमेंटेडिन क्या करती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करती है, क्रॉस करती है, इसलिए ये क्या प्रोड्यूस करती है, सेडेशन। तो इसको आपको बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, अलर्ट जॉब वाले पर्सन को नहीं देना, किसको, सिमेंटेडिन, नींद लाती है। बाकी रेंटेक वेंटेक दे सकते हैं, प्रोटोन पंप में ओमेस वगैरह, ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल दोगे तो सारा दोगे बेटा, ऑल ऑफ अबव। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब आपकी। नेक्स्ट, which of following is not recommended in the treatment of corrosive poisoning? क्या रिकमेंडेड नहीं है? इंडक्शन ऑफ इमेसिस नहीं कराना, एडमिशन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल नहीं कराना है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द कोरोसिव पॉइजनिंग यानी एसिड तो एल्कलाइन और एल्कलाइन तो एसिड पिला दो, ये भी गलत है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ। नोट लिखा है, और ऐसे नोट सेट में क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट नोट सेट में। इज इट क्लियर? नोट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हल्का में नहीं लेना इसको। नेक्स्ट, which of following is not recommended in the treatment of corrosive? चलो हो गया ये, चलेगा बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा ब्रूसेलोसिस। ब्रूसेलोसिस जो होती है ना बेटा, वो मोस्टली अनपास्चुराइज्ड मिल्क एंड मीट खाने से होती है। ब्रूसेलोसिस एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ब्रूसेला। ब्रूसेला नाम का एक बैक्टीरिया होता है बेटा, उसके द्वारा होती है। इसका दूसरा नाम बताओ बेटा, ब्रूसेलोसिस का दूसरा नाम क्या, जल्दी कमेंट करो। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्रूसेलोसिस? यस, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्रूसेलोसिस? यस, इसी को बोलते हैं माल्टा फीवर, इसी को अंडुलेंट फीवर, सब इसी के नाम है बेटा। इसी को मेडिटेरियन फीवर, मेडिटेरियन सी है ना, उस एरिया में ज्यादा होता है ये, तो मेडिटेरियन फीवर बोलते हैं, अंडुलेंट फीवर या माल्टा फीवर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। और ब्रूसेला नाम का बैक्टीरिया उसके द्वारा होती है, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव कोकाई है बेटा, रोड से कोकाई होता है बेटा, ये क्लियर है, मोटाइल बैक्टीरिया होता है, इसके द्वारा होती है। इसमें रेस्पिरेटरी और जीआईटी से रिलेटेड लाइक डिज्निया, कफिंग वगैरह, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमेनल पेन, ऐसे सिम्टम आते हैं, क्लियर है। और ये बहुत फेटाल डेथ तक कर सकता है, अनपास्चराइज्ड मिल्क और मीट खाने से होता है बेटा, क्लियर है, ब्रूसेलोसिस नाम के बैक्टीरिया में। अब मैंने क्यों पढ़ाया ये, इससे एक क्वेश्चन आता है ब्रूसेलोसिस, इसमें एक टेस्ट करते हैं, कौन सा, रोज बेंगल्स टेस्ट। अरे कौन सा टेस्ट, रोज बेंगल्स टेस्ट। रोज बेंगल्स टेस्ट किसमें करते हैं, किसके अंदर बच्चों, ब्रूसेलोसिस में। यहां से क्वेश्चन आ चुका बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट में इसमें ड्रग ऑफ चॉइस डॉक्सीसाइक्लिन और रिफाम्पिसिन रहती है। तो ऑप्शन देखिएगा, व्हिच ऑफ फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रीट ब्रूसेलोसिस? तो एक तो डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं बेटा 100 mg इनटू 45 डेज, और एक देते हैं रिफाम्पिसिन। अरे क्या देते हैं, रिफाम्पिसिन 400 से 600 mg पर डे के हिसाब से, और स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दे सकते हैं अपन, क्लियर है, डॉक्सीसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसलिए यहाँ तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ अबव। पर एक ही वर्ड में पूछे ड्रग ऑफ चॉइस तो डॉक्सीसाइक्लिन, और दूसरा ऑप्शन है रिफाम्पिसिन जाएगा। अरे बात में ब्रूसेलोसिस के ट्रीटमेंट में, क्लियर है, बैक्टीरियल डिजीज है, रेस्पिरेटरी जीआईटी को अफेक्ट करती है, क्लियर बच्चों, अंडुलेंट फीवर या माल्टा फीवर करते हैं। इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, रोज बेंगल्स टेस्ट रिएजेंट। इसके अंदर रोज बेंगल्स लाल लाल कलर का रिएजेंट है, वो यूज करते हैं, और इस टेस्ट को अपन परफॉर्म करके देखते हैं बेटा, क्लियर बच्चों। एग्लूरेशन आपका एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है एक तरह का, इसको बोलते हैं रोज बेंगल टेस्ट। और ये आपका इस तरह से स्लाइड की अपीयरेंस आती है रोज बेंगल टेस्ट में, रोज बेंगल्स टेस्ट। और ये किस में करते हैं प्यारो, ब्रूसेलोसिस में, इतना ध्यान रखना बस, सिंपली, क्लियर बच्चों। व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्रूसेला एंटीबॉडीज इन द ब्लड? ब्रूसेला एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए स्टैंडर्ड एग्लूरेशन टेस्ट, रोज बेंगल टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलिसा, या पीसीआर पोलीमरेज चेन रिएक्शन।
ब्रुसेला एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए तो स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी को देखने के लिए, ब्रुसेला के खिलाफ एंटीबॉडी को देखने के लिए। बिल्कुल यस, ए जाएगा आंसर, देखिएगा यस। ब्रुसेला एंटीबॉडी का स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं, एक तो ये होता और एक ब्रुसेला टेस्ट होता, लेकिन इसमें प्रायोरिटी को देना। दूसरा सेम क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रोज बेंगल टेस्ट? टू डायग्नोज टाइफॉइड फीवर, टू डायग्नोज ब्रुसेला, to detect the presence of antibodies against the brucella, या to detect the presence of antibodies against the salmonella। तो किसके खिलाफ, किसको देखने के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी अगेंस्ट द ब्रुसेला। ये एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, तो आपका बेटा किसके खिलाफ? ब्रुसेला, ब्रुसेला नाम के बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडी डिटेक्ट करना है, तो क्या करेंगे आप? रोज बेंगल टेस्ट। देखिएगा पीछे वाला क्वेश्चन, देखिएगा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। व्हाट इज द डायग्नोसिस टेस्ट दैट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्रुसेला एंटीबॉडी? ब्रुसेला एंटीबॉडी यानी ब्रुसेला के खिलाफ एंटीबॉडी देखने के लिए, तो दोनों टेस्ट दे रखा, तो प्रायोरिटी स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट को बोलते हैं, एसएटी को, सेट को, ये प्रायोरिटी जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर क्या जाएगा? दोनों में एक ही काम है, एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे? स्टैंडर्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट। अगर ये ऑप्शन भी नहीं तो रोज बेंगल टेस्ट जाएगा। अरे क्या जाएगा बच्चों? रोज बेंगल टेस्ट। आर यू गेटिंग मी? चले आगे, को डाउट है बच्चों तो रोज बेंगल टेस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यूरिया ब्रीथ टेस्ट। बताइए बच्चों कैसे करते हैं यूरिया ब्रीथ टेस्ट, कमेंट कीजिएगा सभी के सभी। यस, यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्या होता है? यूरिया ब्रीथ टेस्ट बताइए, किसको डिटेक्ट करने के लिए? टू डिटेक्ट एच पाइलोरी। अब एक किसे देखना आपको? एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो बैक्टीरिया, जो कि एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर के लिए जिम्मेदार है, उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन यूज करते हैं बेटा। कौन सा? एच पाइलोरी, यूरिया ब्रीथ टेस्ट। इसमें क्या देते हैं बेटा? कार्बन कोटेड, अपन कार्बन कोटेड क्या देते हैं? यूरिया देते हैं बेटा अपन। किसको? पेशेंट को। क्लियर है? टेस्ट करने से पहले पेशेंट को 4 से 6 आवर्स तक क्या रखना? एनपीओ रखना। टेस्ट करने से पहले 4 से 6 आवर्स पहले तक, और उसको कार्बन कोटेड यूरिया देते बेटा। क्लियर है? क्लियर है? इसके अलावा 14 दिन पहले स्टॉप पीपीआई। पीपीआई कितने दिन पहले रोक देनी है? 14 दिन पहले। क्लियर बच्चों? एंटीबायोटिक रोक देनी है 28 दिन पहले, 4 सप्ताह पहले। टेस्ट करने के कितने दिन पहले? 28, 1 महीने पहले एंटीबायोटिक, क्योंकि जो एच पाइलोरी है वो क्या करता है? पेप्टिक अल्सर। क्या करता है? पेप्टिक अल्सर, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक कैंसर, पेट के कैंसर करता है। तो इसके लिए अपन ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं? क्वाड या ट्रिपल थेरेपी यूज करते हैं अपन। अबे ट्रिपल थेरेपी या क्वाड थेरेपी यूज करते हैं। तो पेप्टिक अल्सर में यानी एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? क्लेथ्रोमाइसिन। अरे क्या रहती है प्यारों? क्लेथ्रोमाइसिन। अगर किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर है तो उसका कारण क्या हो सकता है? रिस्क फैक्टर कारण तो नहीं है। रिस्क फैक्टर कौन है? एच पाइलोरी। तो एच पाइलोरी को मारने के लिए एंटीबायोटिक क्या देंगे? क्लेथ्रोमाइसिन। इसके अलावा H2 ब्लॉकर, पीपीआई और मेट्रोनिजोल वगैरह देते हैं। क्वाड थेरेपी के अंदर अपन क्या देते थे? या तो अपन एक तो क्लेथ्रोमाइसिन तो देते ही है, एक मेट्रोनिजोल दे सकते हैं, एक टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, एक पीपीआई और एक बिस्मथ साल्ट देते हैं क्वाड थेरेपी में। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे कार्बन कोटेड क्या है अपन बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेप्टिक अल्सर को मारने के लिए अपन क्या दे रहे हैं? क्लेथ्रोमाइसिन दे रहे हैं। तो आपको ये जो एंटीबायोटिक दे रहे हो, जो भी टेट्रासाइक्लिन, मेट्रोनिजोल या क्लेथ्रोमाइसिन, ये आपको 28 दिन पहले स्टॉप करना है। और वेरी वेरी पीपीआई अगर आपको टेस्ट करना है, पीपीआई कितने दिन पहले रोकना है? 14 दिन पहले। खाना कितने घंटे पहले बंद करना है? 6 आवर्स पहले। बताओ H2 ब्लॉकर कितने दिन पहले रोकोगे? H2 ब्लॉकर, H2 ब्लॉकर अपन रोकते बेटा 48 आवर्स पहले। आई थिंक, जहां तक एक बार इसको चेक कर लेना, H2 ब्लॉकर को डाउट है, 48 आवर्स से लेके 7 डेज पहले अपन रोक देते हैं इसको। एस्पिरिन वगैरह 7 दिन पहले अवॉइड करनी है। क्लियर बच्चों? एस्पिरिन तो कितने, एस्पिरिन तो वैसे देगा भी नहीं, पेप्टिक अल्सर में तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ना एस्पिरिन, तो इसका लेने देना नहीं है। ये 48 आवर्स से लेके 7 डेज बिफोर आपको H2 ब्लॉकर को बंद करना है। पीपीआई 14 दिन पहले और एंटीबायोटिक कितने दिन पहले? 28 दिन पहले। को डाउट है? और एनपीओ रखना 4 से 6 घंटे पहले। अब उसके बाद पेशेंट को अपन कार्बन कोटेड यूरिया देते हैं बेटा। एक्चुअली क्या होता है? एच पाइलोरी अगर है तो एच पाइलोरी एक एंजाइम बनाता है, उसका नाम है यूरेज एंजाइम। एच पाइलोरी कौन सा एंजाइम बनाता है? यूरेज एंजाइम। अगर तुमने क्या दिया मरीज को? कार्बन कोटेड यूरिया दिया। क्या दिया? यूरिया दिया। तो जो एच पाइलोरी के अंदर कौन है? यूरियज है। ये क्या करेगा बेटा? इस यूरिया को तोड़ेगा अमोनिया प्लस CO2 में। अरे किस में तोड़ेगा? CO2 में। तो इस यूरिया ब्रीथ टेस्ट के अंदर यूरिया का लेवल चेक नहीं करते, किसका लेवल चेक करते हैं? CO2 का।
कौन सी गैस डिटेक्ट करते हैं? इसमें मामला पूरा उल्टा ही है। CO2 आपकी ब्रीथ में बड़ी हुई आएगी, यूरिया नहीं। अपन कह रहे हैं कि एच पाइलोरी कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? यूरियज। कौन सा? और यूरियज की खासियत है यूरिया को अमोनिया में तोड़ेगा। अगर तुम क्या दो उसको, कार्बन कोटेड यूरिया दो, बाहर से यूरिया के कैप्सूल आते हैं वो देते हैं। अरे बाद में देने के बाद अगर आपके पेट में क्या है, स्टमक में क्या है, एच पाइलोरी है, तो उसके पास यूरियज एंजाइम है, तो वो यूरिया को किस में बदलेगा? अमोनिया और CO2 में। फिर उसके बेटा ठीक आपका ये जो कार्बन कोटेड यूरिया देने का 10 से 30 मिनट के बाद में, कितने मिनट बाद? 10 से 30 मिनट बाद में उसकी ब्रीथ को कनेक्ट करना है किसके अंदर? आपका बेटा यूरिया ब्रीथ पेपर के अंदर। यूरिया ब्रीथ बोतल आती है उसमें कनेक्ट करना है, और उसमें क्या डिटेक्ट करेंगे अपन? CO2। अगर उसमें CO2 प्रेजेंट है तो समझ लेना एच पाइलोरी है, क्योंकि अगर एच पाइलोरी है तो क्या बनाएगा? यूरियज। यूरियज क्या करेगा? यूरिया को अमोनिया और किस में बदलेगा? CO2 में। अगर यूरियज नहीं है तो एच पाइलोरी नहीं है, एच पाइलोरी नहीं है तो CO2 नहीं बनेगा। याद रहेगा, केवल अमोनिया ही बनेगा। तो CO2 बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? एच पाइलोरी, यूरियज है, यूरियज एंजाइम है। यूरियज एंजाइम यूरिया को किसमें? अमोनिया और CO2 में तोड़ रहा है। तो CO2 अगर प्रेजेंट है तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट पॉजिटिव है। तो याद रखना यूरिया ब्रीथ टेस्ट के अंदर यूरिया की बदबू नहीं आएगी, किसका प्रेजेंट होगा? CO2 का। और 10 से 30 मिनट बाद में आपको क्या करना? ब्रीथ लेना उसका। कोई डाउट है बच्चों? देखिएगा व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ यूरिया ब्रीथ टेस्ट? यूबीटी का प्राइमरी पर्पज क्या है? टू डायग्नोस गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, टू डायग्नोस हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, टू डायग्नोस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या टू डायग्नोस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, IBD, क्रॉन डिजीज, या रीजनिंग कॉन्ट्राइटिस, क्रॉन डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस। बताइए किसको डायग्नोस करने के लिए? तो राइट आंसर क्या है? एच पाइलोरी। आरी बास में एच पाइलोरी कौन सा एंजाइम बनाता है बेटा? यूरियज। अरे कौन सा एंजाइम? यूरियज एंजाइम बनाता है। अगर आपने क्या दिया मरीज को? कार्बन कोटेड यूरिया दिया, तो यूरियज एंजाइम अगर होगा इसका मतलब एच पाइलोरी है, तो ये किस में बदलेगा? अमोनिया प्लस CO2 में। अगर आपकी ब्रीथ में CO2 प्रेजेंट है तो पक्का मान ले कि एच पाइलोरी प्रेजेंट है। इसको यूरिया ब्रीथ टेस्ट बोलते हैं। और कौन कब विथहोल्ड करना वो आपको थोड़ा ध्यान रखना बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? बी। चलेगा बच्चों, ये रहा यूरिया ब्रीथ टेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ कार्बन कोटेड यूरिया ब्रीथ टेस्ट, ये रहा आपका पूरा बताया गया। पेशेंट को कार्बन कोटेड यूरिया देंगे और बस में ये रहा NH3 यूरिया देंगे कार्बन कोटेड। क्लियर? ये स्टमक में जाएगा, अनचेंज यूरिया इन यूरिन। और अगर तुम्हारे अंदर एच पाइलोरी नहीं है तो जो तुमने यूरिया दिया वो जैसा दिया वैसा वैसे यूरिन के थ्रू लॉस हो जाएगा। अगर तुम्हारे स्टमक में क्या है बेटा? एच पाइलोरी, तो इस एच पाइलोरी क्या करेगा बेटा? इस एच पाइलोरी क्या करेगा? इसको अमोनिया और किस में तोड़ेगा? CO2 के अंदर तोड़ेगा, H प्लस CO2 बाइकार्बन टूटेगा हर बास में, और CO2 टूटेगा तो CO2 ब्रीथ के थ्रू बाहर आएगा। हर बास में इसको बोतल में अपन कलेक्ट करेंगे और टेस्ट करेंगे, जैसे यूरिया ब्रीथ टेस्ट। और यूरिया ब्रीथ टेस्ट के लिए बोतल ये है, सांस किसमें? इस थैली में इकट्ठा करनी, ये पाउच है ना, इसमें इकट्ठा करके फिर लैब में भेजते हैं। इसको खोलो, फूंक मारो, तुरंत दबा के बंद कर दो और फिर इसको जांच करो। अगर एक्सपायरेटरी एवं में CO2 क्या है? ज्यादा है, नॉर्मली कितनी? 4%, या 4% से ज्यादा होगी। अरे बात किसको बताता है? पॉजिटिव यूरिया ब्रीथ टेस्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जवाब दीजिएगा तबाक से। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन पहला, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव यूरिया ब्रीथ टेस्ट? द पेशेंट ब्रीथ सिंपल कंटेन लेस देन 2.4 पार्ट पर 1000 ऑफ CO2। कि यूरिया पॉजिटिव टेस्ट है तो क्या इंडिकेशन है? पहला, द पेशेंट ब्रीथ सैंपल कंटेन, जो पेशेंट का ब्रीथ सैंपल है उसमें 2.4 पार्ट पर 1000 PPT यूनिट है, CO2 से कम है। दूसरा, द पेशेंट ब्रीथ सैंपल कंटेन मोर देन 2.4 PPT ऑफ द CO2, यानी 2.4 PPT से ज्यादा है। द पेशेंट ब्रीथ सैंपल कंटेन नो CO2 नहीं है तो ये तो होगा ही नहीं। द पेशेंट ब्रीथ सैंपल कंटेन ओनली ऑक्सीजन, ये भी गलत है। दोनों में चूज करना है तो कार्बन CO2 ज्यादा ही होगी ना। तो आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, जो सैंपल लेंगे उसमें 2.4 पार्ट पर 1000 PPT CO2 ये यूनिट है। अगर इससे ज्यादा है तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट क्या है? पॉजिटिव। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बेटा अपन बात करते हैं पटाउ सिंड्रोम। इसी पटाउ सिंड्रोम को अपन क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी 13, इसी को T13 बोलते हैं, या इसी को अपन बोलते हैं सिंड्रोम जी, सिंड्रोम डी। कौन सा सिंड्रोम? डी। ये 13वें क्रोमोसोम की ट्राइमोसिस से होता है बेटा। इसके अंदर लो सेट ईयर देखने को मिलेगा आपको बेटा, पॉलीडेक्टाइल यानी एक्स्ट्रा फिंगर देखने को मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा फिंगर। क्लियर बच्चों? इसके अलावा वेरी इंपोर्टेंट, स्किन के फोल्ड देखने को मिलेंगे आपको नेक पे,
होलो प्रेजेंस बहुत सारी कंजटाइल प्रॉब्लम देखने को मिलेगी किस केस में, पटाऊ सिंड्रोम में बहुत सारी कंजटाइल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्लियर बच्चों, पटाऊ सिंड्रोम। तो ध्यान रखना, पटाऊ किससे, ट्राइसोमी 13 13 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी से होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट इज द रिकरेंस रिस्क ऑफ पटाऊ सिंड्रोम इन फ्यूचर प्रेगनेंसी? क्वेश्चन समझे? कोई मदर है, वो प्रेग्नेंट हुई, उसके बच्चे को क्या हो गया, पटाऊ सिंड्रोम। मां को नहीं, किसको, बच्चे को। अब डिलीवरी होगी, अगली बार पटाऊ सिंड्रोम होने के चांस कितने, अगले बच्चों को 1%, 5%, 10% या नो रिस्क? तो ध्यान रखना, कोई रिस्क नहीं होती कोई रिस्क नहीं होती बच्चे में, अगले बच्चे में कोई रिस्क नहीं होगी। कोई डाउट है? डी इज द राइट आंसर। अगले बच्चे जरूरी नहीं कि पटाऊ सिंड्रोम हो। पटाऊ सिंड्रोम में क्या सिम्टम आएंगे बेटा, ग्रोथ फेलियर होगी, मेंटल रिटार्डेशन होंगे, फ्लैट बैक ऑफ द हेड, हेड की जो पीछे वाली बैक है वो एकदम क्या होगी, फ्लैट होगी, एबनॉर्मल ईयर्स होंगे, मेनी लूप्स ऑन द फिंगर, फिंगर्स क्या होगी, पॉलीडेक्टाइली, एक्स्ट्रा फिंगर होंगे, स्पेशल स्किन रिज देखने को मिलेंगे, यूनिलेटरल और बायलेटरल एब्सेंस ऑफ द वन रिब, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज होंगे, अम्लाइकस हर्नियाज होगा, अरे पास में एबनॉर्मल पेलिस होगा, डिमिनिश मसल स्टोन होगी। क्लियर है? स्मॉल एंड आर्क पेलेट होंगे, यानी ये हाथ क्या होंगे, छोटे छोटे होंगे और उनपे सिंगल पार्पल क्रीचेस हो सकते हैं। क्लियर? ब्रॉड फेस होगा, स्लेंटिंग आई और एपिकेंथेटिक आईलिड होगी, शॉर्ट नोज होगी, फ्लैट नोज होगी बेटा, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड होंगे बेटा, छोटे होंगे लेकिन चौड़े होंगे हाथ। कोई डाउट है? कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगी उसको, लाइक वीएसडी वगैरह कॉमन देखने को मिलती है। एनलार्ज कॉलन होगी, बिग टो एंड वाइडली सेपरेट, दोनों पैर लंबे होंगे और दोनों क्या होंगे, सेपरेट होंगे बच्चों। ये सिम्टम आएंगे किसमें, पटाऊ सिंड्रोम में। व्हाट इज द abnormality associated with Patau syndrome? ट्राइसोमी 30। अब ये तो क्या तुमने पढ़ लिया पहले थोड़ी, इसलिए नहीं पढ़ो तो वहां ढूंढना मुश्किल हो जाता है। अरे बात में ट्राइसोमी को क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम। 21 को डाउन सिंड्रोम या इसी को बोलते हैं सिंड्रोम जी या मंगोलियन सिंड्रोम। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा,